जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी यदि ITI किए हुए हैं मशीनिस्ट से, फिटर से, वायरमैन से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आपके लिए जो है ये कार्यालय आदेश जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम समझते हैं कि जो है वैकेंसी आया है आपको, जो कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 31/2025। यह देख सकते हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है क्या कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक या यांत्रिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 12/12/2025 से 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये जो वैकेंसी आया है वो आप वेबसाइट पर जा करके जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक, यानी कि आपको एक महीना का समय दिया गया। अब यह कि यदि याची विभाग द्वारा प्राप्त कार्य निरीक्षण यांत्रिक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पद का नाम, यहाँ दिया हुआ है वेतनमान 7वें पुनरीक्षण वेतन संरचना में वेतन स्तर सेकेंड होगा। अब योग्यता में देख लीजिए कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक 10वीं में उत्तीर्णता होनी चाहिए। और दूसरा में साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, ITI से मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता हो। नोट: उक्त ट्रेड में दूर शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी, अर्थात उक्त ट्रेडों में केवल नियमित कोर्स से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता दी जाएगी। मतलब आप जो ITI किए होंगे जो भी ट्रेड से, तो वो जो है आपका रेगुलर मोड में अगर किए होंगे, डिस्टेंस से जो किए होंगे तो डिस्टेंस वाले के लिए ये नहीं है। जो रेगुलर जो है ITI किया है उनके लिए जो है आपको ये जो है भर सकते हैं। अब दिया हुआ पदों की कोटिवार विवरणी, पदों के कोटिवार विवरणी में दिया हुआ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अनारक्षित दिया हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्गों की महिला है, कुल है, ठीक है। दिव्यांग, बिहार राज्य के मूल वासी है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती, ये नातिन सब दिया हुआ 10 नंबर 10 दिया हुआ, ठीक है। अब यह समझते हैं कि आपको टोटल जो है 198 है, जिसमें जो है 198 में जो है 198 अनारक्षित हो गए। इस साइड में मिला दीजिएगा, इसका कॉलम ये है, इसका कॉलम ये है, समझिएगा इस बात को। इस तरह से दिया हुआ है, बीच में लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि अनारक्षित में 198 है और 70 है, पुरुष के लिए 198 है, महिला के लिए 70 है। उसके बाद जो है 49 है आर्थिक जो कमजोर वर्ग के लिए, 16 जो है महिला है, अनुसूचित जाति में 79 है, महिला जो 28 है। तो ये सब आप लोग जो देख लिए। अब यहाँ पर जो है बात को समझते हैं कि दिव्यांग प्रकृति, दिव्यांग वाला समझ लिया। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आयु सीमा आपको जो है 18 यानी 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु जो है आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित के लिए जो है 37 वर्ष है, 18 से 37 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है अनारक्षित महिलाओं के लिए जो है 18 से 40 होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो 18 से 42 वर्ष तक जो है मतलब उम्र सीमा दिया गया है। अब जो है यहाँ पर समझते हैं
कि इस बात पर आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन 10वीं या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान की जाएगी। जो आपके 10वीं परीक्षा में जो है दिया हुआ है वही आपका जो है मान होगी। तो यहाँ पर जो है 10वीं में जो आपका जन्म तिथि है वही मान होगा। सेकंड में समान प्रशासन, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड में दिया हुआ आपका समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 का आलोक में दिव्यांगों का अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट हो गई है। ठीक है, मतलब जो दिव्यांग वर्ग है उसको जो है 10 साल जो है छूट दिया गया है। समान प्रशासन विभाग के संकल्प में संख्या 2774 दिनांक 16/7/2007 के 15 दिनांक संख्या 13,107 दिनांक 20/9/2019 का आलोक में इसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतन मान की सेवा में जाने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट मान है। ठीक है, अब आरक्षण में देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन में यहाँ तीसरा नंबर में दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रपोजल के लिए अस्थायी नियमित अनुमान होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो उम्मीदवार है उनको जो है अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है उसी को जो है मिलेगा आरक्षण जो बिहार के मूल निवासी है, इसके लिए निवास प्रमाण पत्र जो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा नंबर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवास पत्र हो गया या मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे आपका एक है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, सी में दिया हुआ आपका जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा। अभी से आप लोग बना लीजिए, नहीं बना है जाति आवासीय आय तो। अब आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा जो है अस्थायी निवास मूल निवास होना चाहिए। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान होगा। मतलब आपको जो है जो भी प्रमाण पत्र होगा यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आपको अंचल के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अंचल अधिकारी के द्वारा होना चाहिए। उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं और होना चाहिए। उसके बाद नोट केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो है उम्मीदवार को आरक्षण नहीं दी जाएगी। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देखिए यह दिया हुआ केवल जाति प्रमाण के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और आपने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया तो उसके आधार पर आपको क्या होगा कि मतलब लाभ नहीं दिया जाएगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। कौन देना होगा? क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देंगे तब छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। अन्य जाति प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। दूसरा नंबर में दिया हुआ कि समान प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8 मार्च 2011 का आलोक में महिला अभ्यर्थी हेतु जाति अनुसूचित जनजाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में समान प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतना का आलोक में कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी जो है महिला वर्ग के जो होंगे, चाहे आप जो है अनुसूचित जाति को हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, वो जो उनका जो बनेगा जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तो वो जो है पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग।
अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि आपको यह आरक्षित में देखते हैं कि आरक्षित कोटि में भी देखेंगे तो फर्स्ट में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया ईबीसी, पिछड़ा वर्ग हो गया बीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्गों की महिला हो गया डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये था आपका जो है आरक्षण कोटि। तो अब जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ क्या, सो समझिए। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है आपको, जो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, जो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है आरक्षित कोटि। क्या दिया हुआ है, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षण का आकलन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किए गए कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। 5वां पॉइंट है कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के 2342 दिनांक 15/2/2016 का आलोक में महिलाओं को रिक्ति उपलब्धता की स्थिति में 35% आरक्षण। देखिएगा कि यहाँ जो है समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के जो है 2342 है पत्रांक संख्या, दिनांक 15 फरवरी 2016 में जो है महिलाओं को जो है 35% आरक्षण दिया गया था। उसी के अनुसार से नियमानुसार काम किया जाएगा। ठीक है, अब यह है समान प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 12576 यानी 9/7/2025 के आलोक में महिलाओं के लिए अनुमान कोटिवार 35% क्षति आरक्षण मात्र बिहार के अस्थायी निवासी को ही अनुमान है। ठीक है, जो भी जो है 35% आरक्षण मिलेगा महिला को, वो बिहार की महिला होगी तभी जाके। ठीक है, अब यहाँ समान प्रशासन विभाग के संकल्प में इतना का आलोक में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा विधिवत मेडिकल बोर्ड उक्त में एनेक्चर 1 में जो है दिव्यांग संलग्न प्रपत्र दिया गया है। तो ये सब जो है दिया हुआ है। तो आप यहाँ समझते हैं कि ये सब पूरा दिया हुआ, आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छा से। हम आप बात करेंगे कि आपको जो है आवेदन शुल्क कितना लगेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ आवेदन शुल्क जो है, अब जो है बिहार में जो है जो भी फॉर्म भराया जाएगा वो किसी भी कैटेगरी को होगा तो उनका जो है शुल्क मात्र 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है, जैसे आवेदन शुल्क है समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन संख्या 15,568 दिनांक 21 अगस्त 2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। क्योंकि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के बिहार सरकार के द्वारा जो है 21 अगस्त 2025 के आलोक में जो है एक पत्रांक दिनांक जारी किया कि जो है उस दिनांक से लेकर के अब जो भी फॉर्म भराएगा किसी भी जो है बिहार में कोई भी परीक्षा का फॉर्म भराएगा उसमें जो है सभी अभ्यर्थी को जो है एक समान जो है परीक्षा शुल्क देना होगा। ठीक है, जहाँ तक की बात करते हैं तो यह सब का जो है 100 रुपया लगेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एबीसी हो, चाहे बीसी हो, चाहे मिनोरिटी हो, तो सभी को जो है आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। और आवेदन शुल्क कैसे भुगतान करना होगा, तो ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा जो है निर्धारित चार्ज भी देगा। तो चार्ज जो है जब ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो कुछ चार्ज कटेगा। ठीक है, अब यह है अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड और क्या कहता है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, यानी कि गूगल पे से हो सकता है, पे फोन से हो सकता है, ठीक है, भीम से हो सकता है, ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जाएगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। अब जो पेमेंट होगा जो भी मोड में, उसका रसीद अपने सिस्टम में अपने पास रख लेना है प्रिंट आउट करके। अब 5 नंबर में दिया हुआ है आपको चयन की प्रक्रिया। मुख्य रूप से आप फॉर्म भर लिए
फॉर्म भरने के बाद जो आपका चयन कैसे होगा वो समझिए। अब यह है कि कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? तो परीक्षा के आधार पर होगी। कौन सी परीक्षा होगा? जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। अब क्या है कि फर्स्ट में जो होगा कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थी का मेगा सूची निम्न प्रकार की तैयार की जाएगी। जब आपकी परीक्षा होगी तो मेगा सूची बनेगा। पहला जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 100 नंबर का, जिसमें जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। दूसरा में क्या है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो भी परीक्षा होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, अब जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा तो पहले समझिए। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न रहेगा, एक में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव। अब बी के पढ़ते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 को होंगे। अब जो परीक्षा देंगे वो 100 प्रश्न का होगा और उसके लिए जो है आपको 2 घंटा का समय दिया गया है, मतलब 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न का जो है हल करना। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ सी नंबर परीक्षा में ITI मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन एवं मैट्रिक या 10वां स्तर तक के प्रश्न होंगे। अब आपका परीक्षा 100 का जो होगा वो रहेगा आपके ट्रेड से। आपका ट्रेड जो भी होगा उस ट्रेड से जो है आपसे जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि प्रश्न पत्र जो है आपका 15 नंबर जो है मशीनिस्ट से रहेगा, 15 नंबर जो है आपको फीटर से रहेगा, 15 नंबर वायरमैन से रहेगा, 15 प्रश्न जो है आपका इलेक्ट्रीशियन से रहेगा, 20 प्रश्न जो है आपको गणित मैट्रिक्स यानी बिहार बोर्ड के स्तर का रहेगा और 20 प्रश्न जो है समान ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। तो आपने फॉर्म भर लिए और आपकी तैयारी जो है आपको जो है इस तरह से होनी चाहिए। देखिएगा कि मशीनिस्ट का 15 हो गया, फीटर का 15, 30 नंबर हो गया और प्रश्न वायरमैन के 15 नंबर हो गया, 45 नंबर, इलेक्ट्रीशियन के 15 नंबर हो गया, 60 नंबर, 20 नंबर गणित से रहेगा तो हो जाएगा 80 नंबर और 20 नंबर होगा आपका समान ज्ञान से तो 100 नंबर। ठीक है, अब डी को समझते हैं। यदि याची विभाग द्वारा निर्धारित ITI मशीनिस्ट, फीटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक या 10वीं स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब ITI के जो है आपका जो भी प्रश्न मैट्रिक या 10वीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। अब जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, उसमें भी जो है 1 से 2 अधिक पालियों में होगी और परीक्षा आयोजित किया जाए। परीक्षा का परिणाम जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, सामान्यीकरण होगा। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि आप F में दिया हुआ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। अब जो परीक्षा देंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होंगे। उसमें क्या होगा कि सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 0.25 काटा जाएगा, मतलब आपको जो है 4 में 1 नंबर काटा जाएगा। अगर आपने 4 सवाल सही बनाया, 5 सवाल सही बनाए और 1 गलत हो गया तो आपने जो है अगर 4 सवाल बनाए और 4 में 4 वो गलत किए तो आपको 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, जैसे 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में आपने टोटल जो है 100 प्रश्न बनाया। ठीक है, 100 प्रश्न आपका जो है
100 प्रश्न में आपको 80 वो नंबर जो है सही हुआ, 20 नंबर आपका गलत हुआ। तो 20 नंबर गलत हुआ तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 5 नंबर आपको 80 में से घट जाएगा, यानी कि 75 नंबर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं निगेटिव मार्किंग। अब जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद जो है दिया, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा। ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुख्य रूप से हमको जो बताना था वो आवेदन जो है आपको 12 दिसंबर से शुरुआत हुआ और 12 जनवरी तक रहेगा, ठीक है। उसमें आवेदन शुल्क 100 रुपया लगेगा। क्या क्या चीज प्रमाण पत्र देना है वो सारा चीज आपको बता दिए। 6 नंबर में भी दिया हुआ महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण का अंक पत्र, मैट्रिकुलेशन 10वीं का मूल प्रपत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद ITI के जो है आपका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र या औपचारिक प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ये जो है आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अस्थायी निवास हो जाएगा, ये सब प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। देखिए दिया हुआ ना, अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है आपको सभी प्रमाण पत्र अंक वही मान होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। आपने जो भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे वही मान होगा, ठीक है। आपने अगर गलत किए हैं तब भी वही मान होगा, सही किए तब भी वही मान होगा, ठीक है। और जो है आपको सभी प्रमाण पत्र जो है आपको 12 जनवरी 2025 तक अपलोड कर देना है, ठीक है। अब विज्ञापन वर्णित में जो दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन वो डाउनलोड कर हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद जो है कभी भी मांगे जाएगा तो हार्ड कॉपी दिखा सकते हैं। उसका स्वाभिप्रमाणित करके छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। यहाँ क्या कर रहा है, इस बात को देखिए। 7 नंबर में जो है आपका महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी आपसे सुरक्षित रखेंगे। मतलब आपने जो जितना सर्टिफिकेट ये अपलोड किए हैं उसको अपलोड करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। जब आपका जो है आयोग के द्वारा जो मांगा जाएगा तो ये जितना जो आवेदन जो अपलोड किया है उसको क्या करना होगा, अपलोड करके उसको प्रिंट निकाल के स्वाभिप्रमाणित जो है करके रख लेना है। जब भी मांगेगा आयोग के द्वारा तो वो आप जमा कर सकते हैं। वैसे प्रमाण पत्र अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में नहीं किया गया होगा वो आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान के चलिए आपने जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है आपने सर्टिफिकेट दिए है कोई और, ठीक है, और आपने जो है आयोग को फिर दिखा रहे हैं कोई और, तो वो मान नहीं होगा। जो अपलोड किए हैं वही मान होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या कहता है कि दस्तावेज सत्यापन में केवल वही प्रमाण पत्र अंक पत्र का मूल से मिलान कर सत्यापन किया जाएगा जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया, और अन्य कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाए। जितना आपने ऑनलाइन आवेदन किए हैं वही आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो मान के चलिए कि अंक प्रमाण पत्र नहीं डाल के मूल प्रमाण पत्र दिए, वैसे दोनों करना है। तो दोनों करने के बाद जो है अगर आप दूसरा चीज दिखाएंगे, जो अपलोड करेंगे वही दिखाएंगे, दूसरा चीज दिखाएंगे मान्य होगा। सीधे समझिए। सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र जो है वेबसाइट पे दिया स्पष्ट क्लियर स्कैनर के माध्यम से किया गया है। वो धुंधलापन देखिए अब क्या कहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थी को निर्देश
है कि ऑनलाइन आवेदन सूचना क्लियर दस्तावेज जो सही के स्कैनर के माध्यम, अब जो भी स्कैनर जो हो अपलोड करेंगे वो सही स्कैनर से होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर में दिया हुआ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र जो है काउंसलिंग के समय आपको जो है दिखाना होगा जो अपलोड किया है, ठीक है। इसके बाद जो है वेबसाइट पर जा करके आप सारा चीज़ जो है ईमेल आईडी के माध्यम से आपको बता नहीं होगी, कोई तरह की त्रुटि होगी तो उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आवेदन स्पष्ट हो गया। अब यह हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 नंबर में जो दिया हुआ है आपका 13 नंबर में आयोग द्वारा जो है अतिथि अभ्यर्थित किया गया है, ऑनलाइन आवेदन पर निर्देश दिया गया है, सभी जो है आपको ऑनलाइन मोड में होगा। आप देखिएगा कि जो है अब ये अभ्यर्थी को जो है स्पष्ट दिया है कि ऑनलाइन जमा होगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन ईमेल नंबर मोबाइल नंबर सुरक्षित रख लेना है। ये सारा चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ये सब अपने पास रखेंगे। फोटोग्राफ जो है हाल का ही जो है 3 माह के अंदर का ही देना है। उसके बाद चेहरा जो है ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, ठीक है, खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद पटल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है फोटो होना चाहिए सफ़ेद का, बना लेना है। उस कलर जो है अपलोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन जो है पेमेंट कर देना है। ये था आपका प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, ठीक है। इसका जो है ऑनलाइन का लिंक जो है हम आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट जो है आप ऑनलाइन पर चले जाएंगे, वहाँ से आवेदन भर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है जानकारी लिया है कि जो आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है कार्य निरीक्षण यांत्रिक पदों के जो ITI किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो गया। उसके बाद एक निकला हुआ है पंप वाला जो है, ठीक है, उसके भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पढ़ना है तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।